तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में केवल बोलने पे नहीं करने पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने काम किया है, ये दिख रहा है। उन्होंने काम किया होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। भाई उनका काम दिखता नहीं है, इसीलिए बिहारियों को पलायन कर कर दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दूसरे राज्यों में वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। मेरे मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां पर उनको स्वयं अपनी आंखों के इलाज के लिए दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है, तो आम बिहारियों की तो चर्चा ही दूर की है। अगर काम उनका सही मायनों में दिख रहा होता तो आज जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो उनके बारे में नो एंट्री का जिक्र नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाते। मैं गठबंधन की मजबूरियों को समझता हूँ, आज जो बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, बट हकीकत है बिहार की जनता को कम से कम, और हम लोग भी भाई कई बार यही सवाल पूछे थे मुख्यमंत्री जी से 2020 के चुनाव के हर एक मंच से मैंने सवाल पूछा था कि बताएं मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार को लेकर हो, कितने कारखाने दिए हैं आज तक मेरे मुख्यमंत्री ने, बताएं मुझे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर मेरे मुख्यमंत्री की क्या सोच है, क्या नीति है, बताएं वो मुझे। रोजगार को लेकर मेरे प्रदेश में आईटी सेक्टर को लेकर अलग अलग राज्य जहां काम कर रहे हैं, गुड़गांव हो, नोएडा हो, बैंगलोर हो, अलग अलग राज्य जहां आईटी सेक्टर्स को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की सोच बिहार में आईटी सेक्टर को लगाने की क्या रणनीति है, बताएं ना वो मुझे। बिहार में इन्वेस्टर्स आएँ, आकर निवेश करें, उसके लिए ईज ऑफ बिजनेस हो, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हो, उसके लिए उनकी क्या रणनीति है। कोटा में जिस तरीके से बच्चे आज भी जाते हैं हमारे पढ़ने के लिए, ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में बिहार में पटना क्यों एजुकेशनल हब नहीं बन सकता, भागलपुर, मुजफ्फरनगर क्यों नहीं ये सब जगहें बन सकती, बताएं। उसको लेकर, एजुकेशनल हब बनाने को लेकर मेरे मुख्यमंत्री की क्या सोच है, साझा करें वो। हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 16-17 सालों में बिहार को सिर्फ पीछे धकेलने का ही काम किया, और ये बातें मैं नहीं कहता भैया, नीति आयोग भी इन बातों को प्रमाणित करती है। ये सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं कह रहा, आप नीति आयोग की रिपोर्ट साल दर साल उठा के देख लीजिए, सबसे फिसड्डी राज्य में बिहार का जिक्र होता है। हर पैमाने पर बिहार सबसे पिछले पायदान पर जाता है, और सबसे अगले पे कहाँ जाता है भैया, जब भ्रष्टाचार और अपराध की बात होती है। ये किसी से छुपा थोड़ी है, रोज हत्याएं हो रही हैं बिहार में, रोज अपराध बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शुरू से जो बंगला था चुनाव चिन्ह अब तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, और आपके चाचा भी आज मना रहे स्थापना। देखिए टेक्निकल प्रोसेस है, जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई और चुनाव आयोग के पास जिस तरीके से ये विषय गया, ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है जहाँ पे चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को टेम्परेरली उसको फ्रीज किया गया है। आने वाले दिनों में जैसे ही ये बात स्पष्ट होगी कि अधिकृत तौर पर पार्टी किसकी है या किसके साथ आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया का हिस्सा। भैया मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ, इस पर चुनाव आयोग ही बेहतर बता सकता है। जो जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों से मांगी जा रही है, भले वो पार्टी के संगठन को लेकर हो, पार्टी के संविधान के आधार पर पार्टी की गतिविधियों को लेकर, वो तमाम जानकारी समय समय पर चुनाव आयोग के समक्ष दी जा रही है। चिराग जी, एक सवाल होगा, जिस आशा को आपने कह रहे हैं कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग हो सकता है, लेकिन पार्टी का उत्तराधिकारी मैं हूं, अगर वो माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ करूंगा। कोई बात नहीं भैया, चर्चा का विषय है, चुनाव आयोग अंतिम इस पे फैसला लेगा। सर, एक नीतीश कुमार ने अब कार्यकर्ताओं से मिलने का एक फैसला